अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम बात करने लगे हैं आज ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स के बारे में, जो कि स्किन के बड़े ही कॉमन से डिसऑर्डर्स हैं। हमें पता है कि ब्लिस्टरिंग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ स्किन डिजीज़ में हमें जो है इस तरह के लीजन्स नज़र आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली 4 किस्म की डिजीज़ हैं जिनके अंदर ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है। उसमें से पहले नंबर पर हमारे पास है पेम्फिगस, फिर है हमारे पास पेम्फिगॉइड, डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, और फिर चौथे नंबर पर हमारे पास है लीनियर IgA डिजीज़। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेम्फिगस की। तो पेम्फिगस जो है ये वैसे तो अनकॉमन है, लेकिन काफ़ी स्वेयर होती है और पोटेंशियली फेटल ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है। ऑटो इम्यून इसको कहा गया तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो है क्या होता है कि सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। किस चीज़ की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं? तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि पेम्फिगस जो है इसके अंदर एंटी कैथरीन बॉडीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। एंटी कैथरीन प्रोटीन हमें पता है क्या काम करता है, वो सेल टू सेल एडिशन का काम कर रहा होता है। ठीक है। तो एंटी कैथरीन प्रोटीन जो है वो क्या करेगा, स्किन के जो सेल्स हैं उनके बीच की जो अटैचमेंट है, उनके बीच की जो एडिशन है उसको इफ़ेक्ट कर देगा। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो मेन फीचर्स हैं इस डिज़ीज़ के वो फिर सामने आते हैं। ठीक है। अब एवरेज एज जिसके अंदर पेम्फिगस डिजीज़ जो है वो सामने आती है दैट इज़ 50 to 60 ईयर्स। एल्डरली और चिल्ड्रन के अंदर भी हो सकती है, यंग बच्चों में भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन से कैथरीन प्रोटीन्स हैं बेसिकली जो कि ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। तो वो हमारे पास जो है डेस्मोग्लाइन 3 और डेस्मोग्लाइन 1। ठीक है। तो इनके अगेंस्ट जो है IgG एंटीबॉडीज़ जो हैं वो सर्कुलेट करती हुई हमें नज़र आएंगी इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के रिज़ल्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी हमारे पास जो है क्या आ गया, एटियोलॉजी हमें पता चल गई कि ये बेसिकली रीज़न होता है किसका, इस डिज़ीज़ का। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास कि जो पेम्फिगस डिज़ीज़ है इसको हम कहते हैं, इसकी 4 मेन फॉर्म्स हैं। ठीक है। पहली इसकी हमारे पास होती है पेम्फिगस वल्गैरिस, फिर होती है वेजिटेंस, फिर फोलेशियस, और ये हमारे पास चौथी फॉर्म है इसकी एरिथमेटस। अब इसमें जो सबसे कॉमन और फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना पेशेंट, वो है इसकी वल्गैरिस। ठीक है। और ये ही सबसे जो है ना स्वेयर भी यही फॉर्म है। ठीक है। बाकी फॉर्म्स इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है, लेकिन वल्गैरिस जो है ना ये पोटेंशियली फेटल किस्म की है। ठीक है। उसके बाद ना मेजर मोस्ट फ्रीक्वेंट भी यही है। ठीक है। अब हम इसकी तरह एक एक करके हम सारी फॉर्म्स को देख लेते हैं कि बेसिकली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ऑरल इरोजन होने लग जाती है। ठीक है। और कुछ लोगों में जो है सिर्फ ऑरल लीजन्स ही हमारे पास जो है ना वो मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना हमने जिस चीज़ का ध्यान रखना है और जो चीज़ हमें मस्ट है ना, जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें म्यूकोज़ा डैमेज होता है। ठीक है। तो म्यूकोज़ल डैमेज जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, जहाँ जहाँ पे म्यूकोज़ा है वो सारे डैमेज के उसके ऊपर होते हैं। ठीक है। रिस्क पे होते हैं। तो ऑरल म्यूकोज़ा डैमेज हो सकता है, इसमें थ्रोट म्यूकोज़ा डैमेज होगा जिससे होस्टनिंग हो जाएगी, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग होगी। ठीक है। उसके बाद ऑरल म्यूकोज़ा का हमें पता है वो अगर डैमेज होगा तो आपको फूड और फ्लूइड इनटेक में मसला होगा। ठीक है। एसोफेजियल म्यूकोज़ा डैमेज हो सकता है जिसके रिजल्ट में जो है वो ट्यूबुलर शेडिंग हो सकती है। ठीक है। उसके बाद वेजाइनल म्यूकोज़ा डैमेज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है क्या है कि म्यूकोज़ल लीजन्स में अकर इन द कंजंक्टाइवा। ठीक है। नेज़ल म्यूकोज़ा, वेजाइना, पीनेस, एनस, लेबिया एंड। तो हम देख सकते हैं कि मतलब बेसिकली जो है हमारा GIT और हमारे जो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो पूरा जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स में आ सकता है। ठीक हो गया। यानी कि उनके म्यूकोज़ल डैमेज जो है वो पूरा जो है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आ सकता है, और फिर उनसे रिलेटेड जो है। अच्छा जी, अब हिस्टोपैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें बेसिक लीजन का भी पता होना चाहिए। तो बेसिक लीजन जो इसके अंदर होते हैं पेम्फिगस में, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। उसके अंदर जो है फ्लूइड फिल्ड होते हैं, वेसिकल्स होते हैं फिल्ड, और जो है वो एरिथमेटस बेस के ऊपर होंगे। ठीक है। यानी नीचे वो रेड बेस होगी और उसके ऊपर जो है वो फिल्ड वेसिकल्स बने होंगे छोटे छोटे। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल ब्लिस्टर्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है उसमें क्या होगा, एक्एंथोलाइसिस हो जाएगा, क्रैक्स एंड ब्लिस्टर्स इन द एपिडर्मिस। ठीक है। तो हमें पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट है कौन सी हो रही है, एपिडर्मिस जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। हमें पता है कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। तो उसमें से जो पहली लेयर है हमारे पास वो एपिडर्मिस होती है। ठीक है। तो एपिडर्मिस बेसिकली जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है इसके अंदर। और उसके बाद हम आ जाते हैं किधर, ये इम्यूनोपैथोलॉजी के ऊपर। तो हमने पहले बात की थी कि IgG एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेस 1 और डेस 3 के अगेंस्ट हमें जो है वो IgG एंटीबॉडीज़ हमारे सीरम में मिलेंगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं
सेकंड फॉर्म की बात कर लेते हैं पेम्फिगस वेजिटेंस। अब पेम्फिगस वेजिटेंस जो है ना वो कोई इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई रेयर प्रोलिफरेटिव फॉर्म ऑफ पेम्फिगस वल्गैरिस, ठीक है। इसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे आपके पास, एगेंथोलाइसिस हो जाएगा यानी कि लॉस ऑफ कोहेरेंस बिटवीन एपिडर्मल सेल्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसके अंदर भी हमारे पास इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमें क्या नज़र आएगा, IgG एंड C3 डिपॉजिट्स हमें नज़र आएंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस में, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड फॉर्म को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है पेम्फिगस फॉलेशियस, ठीक है। पेम्फिगस फॉलेशियस जो है ना, इसके अंदर क्या होता है, इसमें स्केली क्रस्टेड स्किन इरोजन्स हो जाती हैं ऑफन ऑन द बेस ऑफ एरिथमा, ठीक है। उधर भी हमने बात की थी कि पहले जो है एरिथमेटिक बेस के ऊपर जो है ना वो क्या होगा कि वो वेसिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है एरिथमा की बेस के ऊपर जो है वो क्रस्टेड और स्केली लीजन्स बन जाते हैं, इरोजन्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इसकी यही हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है ना वो ये है कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। और ये मैंने सारे यहाँ पे जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि इसके अंदर जो है ना लीजन्स हैव क्लियर बाउंड्रीज, ठीक है। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होती, और यानी कि इसके अंदर जो हमने सारे सिम्टम्स और सारे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हमने पढ़ी, जिसमें हमने कहा था कि GIT और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वो ज़्यादा पूरा का पूरा रिस्क पे होता है कि उधर जो है वो लीजन्स बन जाएँ उसके पेम्फिगस वल्गैरिस में। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होंगी। इसके अंदर लीजन्स जो है वो उनकी क्लियर बाउंड्री होगी। इसमें स्केली लीजन्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर बर्निंग पेन होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस होता है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होती है कि मतलब वो जो लीजन की जो स्किन है ना वो जो है क्योर होके वो क्या होगा कि वो जो है थोड़ी बहुत ऐसे बुरबुरी से होके और वो जो स्किन है ना ऊपर की वो झड़ जाती है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि भाई एक्सफोलिएटिव इसमें डर्माटाइटिस हो रहा है। इसमें निसल पॉजिटिव निसल बॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है इतनी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हमें इसमें जो है क्या हमें नज़र आता है, स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, एंटी इंटरसेलुलर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा। और हमें जनरली ये भी पता होना चाहिए कि जो इनकी मैनेजमेंट है ब्लिस्टरिंग डिजीज़ की, उनकी हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है ना वो इसकी मतलब मेन जो हमारे पास थेरेपी है वो स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उनकी डोज के लिए और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मद्देनज़र रख के हमें देना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली स्टीरॉयड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैज़र्डस हो जाते हैं समटाइम्स कि मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो है it becomes more likely to be due to side effects of the steroid and immunosuppressive therapy than to the disease itself, ठीक है। So we need to be careful regarding that. Thank you for watching.